नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी जोधपुर राजस्थान से एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर बातचीत करेंगे। रेगुलर हमारी ज्योग्राफी की क्लासें मिलती रही है और हर सब्जेक्ट पर आपको क्लासें मिलती रहेगी। साथियों, अभी हमारी टीम तैयार नहीं हो रही है, जल्दी ही हम प्रयास करेंगे आपको हर सब्जेक्ट पर लगातार क्लासें मिलती रहे। आप निश्चित रूप से दोस्तों पढ़ते रहिएगा और फायदा उठाते रहिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, कम टू द पॉइंट, हम बात करेंगे दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आप इस टॉपिक के देख गई आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि हमें किस पर बात करनी है। पृथ्वी जो है उसके अंदर से कैसी दोस्तों, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। सामान्य रूप में दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी बैक पृष्ठभूमि में ले जाता हूं। पृथ्वी जो एक ग्रह है जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर जीवन संभव है, इसी कारण से जीवंत ग्रह के नाम से जाना जाता है, उसको 4 मंडलों में बांटा गया। दोस्तों, पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं उसको स्थल मंडल की संज्ञा दी जाती है। स्थल मंडल, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में कहते हैं इसको लिथोस्फीयर। जो हमें ये टॉपिक आगे आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा। स्थल मंडल का मतलब होता है पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम निवास करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों इस स्थल मंडल के चारों ओर फैला हुआ गैसीय आवरण, जिसमें जल वाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें, वर्षा, संघनन, अनेक प्रकार की वायवीय घटनाएं जो होती है, पवने वगैरह, उसको अपन वायुमंडल की संज्ञा देते हैं। और वह गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी से जुड़ा रहता है, उसको अपन कहते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। तीसरा जो होता है दोस्तों, पृथ्वी पर समस्त जलीय क्षेत्र फैला हुआ है, उसको जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर की संज्ञा देते हैं। यह आगे हमें समझने में बहुत सहायता करेगा दोस्तों, जल मंडल। चौथा है दोस्तों स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल का वो संपूर्ण क्षेत्र जहां पर जैविक घटनाएं यानी जीवन संभव है, जीव जंतु जैविक क्रियाएं कर सकते हैं, उनको अपन सामान्य रूप में संज्ञा देते हैं बायोस्फीयर, जैव मंडल। ठीक है साथियों, चलिए यह अपने को पता होना चाहिए। अब दोस्तों अपन इस पृथ्वी के स्थल मंडल की आंतरिक संरचना की बात करेंगे। पृथ्वी का आंतरिक भाग जो होता है ना स्थल मंडल का, उसकी बात करें मन आंतरिक संरचना में। वायुमंडल पृथ्वी का ऊपरी भाग है। जल मंडल दोस्तों एक अलग से जलीय राशियों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। और तीनों में जो क्रियाएं होती है, जैविक घटना, उसको जैव मंडल कहते हैं। सामान्य रूप में हम बात करेंगे स्थल मंडल के आंतरिक भाग की। साथियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जब अपन बात करें तो अंदर से अपन नंगी आंखों से यानी प्रत्यक्ष रूप से अभी तक पृथ्वी को देख नहीं सकते। केवल अप्रत्यक्ष साधनों, कुछ सिद्धांतों, परिकल्पनाओं और दोस्तों प्रमाणों के आधार पर पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी जो है अंदर से कैसी है। पृथ्वी अंदर से ठोस है, द्रव है या गैस है, किस अवस्था में है, उनको अपन दोस्तों प्राकृतिक साधन, अप्राकृतिक साधन एंड कुछ परिकल्पनाओं के आधार पर सिद्ध करते हैं। सामान्य रूप में दोस्तों मानव की अभी जो प्रत्यक्ष पहुंच हुई है वो ज्यादा से ज्यादा 10-12 किलोमीटर यानी कि 10 से लेकर 12,000 मीटर तक हो पाई है। कैसे दोस्तों? मानव ने दोस्तों हमारे जो पृथ्वी पर जो उष्ण ग्रेसर जो है, जल स्रोत जो मिलते हैं, ड्रिलिंग करने के माध्यम से, यानी दोस्तों कोयले की खदानें, पेट्रोलियम के कुएं खोदे गए हैं। यह ज्यादा से ज्यादा मानव ने 10 से 12,000 मीटर तक की पहुंच हो पाई है। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण रखूं तो दक्षिणी अफ्रीका में जो सोने के खान जोहान्सबर्ग, हीरे की सबसे गहरी खान किम्बरले, वो दोस्तों 5 से 6 किलोमीटर गहरी है। इसी प्रकार आज तक का जो सबसे गहरा कुआं है तेल का, वो अमेरिका में पेंसिल्वेनिया जो है कोयले का क्षेत्र, वहां पर खोदा गया
कुआं है वो सबसे गहरा माना जाता है। इसी प्रकार मैं बात करूं तो दोस्तों आर्कटिक महासागर क्षेत्र में कोला प्रायद्वीप में खोदा गया कुआं जो है वो 12 किलोमीटर के लगभग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उसे। इसी प्रकार दोस्तों रूस के सखालिन द्वीप क्षेत्र पर खोदा गया कुआं, इसके अनेक उदाहरण हैं, लेकिन सामान्य रूप में प्रत्यक्ष जानकारी 10 से लेकर 12 किलोमीटर तक ही हो पाई है। तो अपन कैसे कह सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वी का केंद्र जो 6378 किलोमीटर, कहीं कहीं पर 71 भी मिल सकता है दोस्तों, ध्यान रखना 71 मिल सकता है, लेकिन 6378 किलोमीटर है, इसकी जानकारी अपन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी को समझने के लिए सबसे प्रमाणित साक्ष्य जो होता है, यह सवाल काफी बार चर्चा में रहा दोस्तों, तो आप उत्तर कीजिएगा भूकंप विज्ञान। यानी भूकंप विज्ञान के आधार पर अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना को साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों इस चैप्टर को अपन 2 भागों में करेंगे, बहुत ही गहराई से एक एक टॉपिक को अपन क्लियर कर देंगे, आप विश्वास रखिएगा। चलिए आइएगा अपन बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए 3 प्रमुख साधन है दोस्तों। कौन कौन से साधन है देखिएगा। सबसे पहले है साथियों अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन जो नेचुरल नहीं है, अप्राकृतिक का मतलब यह हुआ साथियों जिसे अपन नंगी आंखों से देख नहीं सकते, अप्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने केवल दोस्तों अपन परिकल्पनाएं कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे आंखों का दृश्य नहीं है, अप्राकृतिक साधन। दूसरा है साथियों प्राकृतिक नेचुरल साधन, और तीसरे है दोस्तों कुछ सिद्धांत या परिकल्पनाएं। ध्यान रखिएगा साथियों। अब अप्राकृतिक साधन क्या क्या है, तो इसमें 3 आते हैं साथियों, ध्यान रखना। सबसे पहला आता है घनत्व। दूसरा है दोस्तों तापमान टेम्परेचर, डेंसिटी टेम्परेचर तापमान, और तीसरा है साथियों दबाव या प्रेशर। इन अप्राकृतिक साधनों के माध्यम से भी अपन पृथ्वी की इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझेंगे। प्राकृतिक साधन मुख्य रूप से दोस्तों आंतरिक जो बलों का जो संचलन है उसको कहते हैं, जैसे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। दूसरा दोस्तों वल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, और तीसरा दोस्तों अन्य कारकों में अपन चट्टान ले सकते हैं दोस्तों, चट्टान सेल। ध्यान रखना, इनसे अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। परिकल्पनाओं के बारे में दोस्तों बात करें तो मैं आपको सबसे पहले परिकल्पनाओं के बारे में ही समझा देता हूं। अलग अलग विद्वानों ने कुछ अवधारणाएं, दोस्तों एक होता है सिद्धांत और एक होती है परिकल्पना, दोनों में क्या फर्क है देखिएगा। परिकल्पना और संकल्पना एक ही चीज होती है, लेकिन सिद्धांत और परिकल्पना में फर्क होता है। क्या फर्क है? परिकल्पना को अपन दोस्तों साक्ष्यों के द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते, जबकि सिद्धांत वो होता है जिनको अपन साक्ष्यों के द्वारा बाकायदा प्रमाणित कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब दोस्तों अलग अलग भूवैज्ञानिकों ने परिकल्पनाओं के माध्यम से पृथ्वी की संरचना के बारे में बताया, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में अपन पहले परिकल्पनाओं को समझेंगे, फिर इनको। चलिए एक एक टॉपिक पर बातचीत करेंगे। पहली परिकल्पना जो बताई गई दोस्तों, परिकल्पनाओं के माध्यम से भूवैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी ठोस है, द्रव यानी तरल है, और गैस है। कौन कौन से विद्वानों ने समझाने का प्रयास किया? सबसे पहले दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, यह याद रखिएगा सवाल कभी कभी बन जाता है, चैम्बरलिन या और मोल्टन, यह 2 भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने, मोल्टन है साथियों, जिन्होंने पृथ्वी की ग्रहाणु संकल्पना दी। चैम्बरलिन व मोल्टन साहब की पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु संकल्पना दी। मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों ग्रहाणु संकल्पना। इस संकल्पना के माध्यम से बताया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, ठोस पिंडों से निर्मित है। यह बताने वाले थे चैम्बरलिन और मोल्टन। दूसरे व्यक्ति जो है दोस्तों तरल अवस्था में बताने वाले, उनमें दोस्तों सबसे पहले आते हैं हमारे लाप्लास। दोस्तों लाप्लास, एक तो है लाप्लास
और दूसरे है दोस्तों लाप्लास ने दोस्तों जो परिकल्पना दी उसका नाम है निहारिका परिकल्पना, नेब्यूला हाइपोथेसिस कहते हैं। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना पहली, और दोस्तों दूसरे व्यक्ति है हमारे जेम्स जीन्स। जेम्स जीन्स है दोस्तों जिन्होंने परिकल्पना दी थी ज्वारीय परिकल्पना, अंग्रेजी में कहते हैं फिलामेंटीय हाइपोथेसिस। इन दोनों ने बताया दोस्तों कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में है। दोस्तों हो सकता है आपको देखने में थोड़ा समय, वीडियो बड़ा होने पर थोड़ा समय लगता होगा, बोरिंग महसूस होती होगी, लेकिन दोस्तों बात सच में यही है कि अगर दोस्तों सफलता हासिल करनी है तो जिंदगी में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष के बिना दोस्तों जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इस छोटी सी 24-25 साल की आयु में यहां पर खड़े होकर पढ़ा रहे दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत लंबा संघर्ष है। आपके सामने आकर बोलने का आप खुद जानते होंगे दोस्तों कि यहां पर आकर बोलना कितना कठिन होता है। तो अगर आपको दोस्तों एक छोटा 10-12 मिनट का वीडियो चाहिए तो और भी खूब चैनल है दोस्तों, आप जा सकते हैं। अगर आपको रियल में मेहनत करनी है और कुछ सफलता हासिल करनी है तो उस चैनल पर जुड़े और टिक कर दोस्तों मेहनत करें, नोट्स बनाएं, ताकि सफलता आपको अपने खुद आपके पास में दौड़कर आएगी। ध्यान रहिए दोस्तों, आइएगा कम टू द पॉइंट। जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है, इन दोनों परिकल्पनाओं में दोस्तों इनको बताया गया तरल अवस्था में। तीसरी जो है दोस्तों गैसीय अवस्था में बताने वाले व्यक्ति है इमैनुअल कांट। कांट है दोस्तों जिन्होंने बताया, सो संकल्पना दी, उसका नाम है वायव्य राशि की संकल्पना। और मैंने आपको बताया कि वायु क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसों का सम्मिश्रण है। तो इन्होंने दोस्तों कांट की वायव्य राशि की संकल्पना में गैसीय पिंड बताया पृथ्वी को। चलिए रिपीट कर रहा हूं, जो हमने परिकल्पना वाला साक्ष्य देखा, ठोस बताने वाले हैं चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु संकल्पना, द्रव यानी कि लिक्विड तरल बताने वाले व्यक्ति है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना और जेम्स जीन्स की फिलामेंट यानी ज्वारीय परिकल्पना, और गैसीय बताने वाले व्यक्ति है कांट की वायव्य राशि संकल्पना। ओके चलो, यह बात हमारा पहला सोर्स खत्म हुआ। दूसरी बात करें दोस्तों तो इसमें आता है अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन क्या है देखिएगा, अप्राकृतिक साधन, इसमें दोस्तों 3 है, अपने को पढ़ना है। सबसे पहले है घनत्व, दूसरा है दोस्तों दबाव, और तीसरा है तापमान। दोस्तों लिखा हुआ मैटर आपको मार्केट में हजारों पब्लिकेशन की, हजारों लेखकों की किताबें मिल जाएगी। आपको पढ़ना इस तरीके से है कि आधी रात को उठाकर पूछे कि यह घनत्व होता क्या है, दबाव होता क्या, कंसेप्ट क्लियर चाहिए। बाकी किताबों में लिखा हुआ मैटर हजारों पन्नों में भरा पड़ा है दोस्तों, आजकल के जमाने में किसी चीज की कमी नहीं है। आइएगा बात करते हैं घनत्व। घनत्व वो नहीं है दोस्तों जनसंख्या घनत्व वाला नहीं, जो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित व्यक्तियों की संख्या होती है वो नहीं। घनत्व का मतलब होता है दोस्तों इस पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र पर एक निश्चित इकाई पर पड़ने वाला भार। उदाहरण के लिए समझिएगा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़े क्षेत्रफल पर पड़ने वाले भार को घनत्व के नाम से जाना जाता है। यानी संपूर्ण पृथ्वी पर एक निश्चित इकाई 1 सेंटीमीटर लंबा व 1 सेंटीमीटर चौड़े क्षेत्रफल पर पड़ने वाले भार को घनत्व की संज्ञा दी जाती है। अब दोस्तों घनत्व के माध्यम से हमें कैसे पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? देखिए सन 1687 की बात है, बात को नोट करना दोस्तों। सन 1687 में आइजक न्यूटन ने दोस्तों प्रिंसिपिया मैथमेटिका अपनी पुस्तक थी, उस पुस्तक में साथियों एक सिद्धांत दिया था गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत, और उसमें न्यूटन की गति के 3 नियम भी बताए। हम वो 3 नियम नहीं देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में 2 बातें बताई। पहली बात यह थी दोस्तों कि कोई भी पिंड जो है उसके द्रव्यमान के अनुसार उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ेगी, लेकिन दूरी के अनुसार घटेगी। कैसे दोस्तों? उन्होंने समझाया कि 2 पिंड हैं,
जिनमें से जिसका जो पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा वो बड़ा होगा, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होगी। लेकिन दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति घटती जाएगी। जैसे दोस्तों चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी कम है, तो भले ही चंद्रमा से सूर्य बहुत बड़ा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में ज्यादा लगता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में कम। इस गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर ही आगे इस सिद्धांत को दोस्तों स्पष्ट किया गया कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं दोस्तों, आगे अपन बात करेंगे। ऊपरी परत जो है उसका घनत्व जो है वो 2.7 से 2.9 है और पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। समझ में आ गई बात आपको दोस्तों? यानी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, यह आपको सवाल पूछ रहे थे, तो 5.5 जीसीएम क्यूब है, जबकि पृथ्वी की ऊपरी परत जो है उसका घनत्व 2.7 से 2.9 है और पृथ्वी का जो क्रोड है दोस्तों, केंद्रीय भाग जो है उसका घनत्व 11 से 13.6 जीसीएम क्यूब है। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि ऊपरी भाग से निचले भाग में जाने पर पृथ्वी का घनत्व बढ़ रहा है और घनत्व बढ़ने का मतलब हुआ पृथ्वी का भार, पृथ्वी पर यह भार बढ़ रहा है। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी का घनत्व बढ़ रहा है, इसका मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो ठोस होगा। या ये घनत्व क्यों बढ़ रहा है, तो इसके पीछे दो कारण आए दोस्तों। पहला कारण आया कि पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाले दबाव के कारण, और दूसरी बात आई पृथ्वी का जो आंतरिक पिंड है वो ठोस पदार्थों से निर्मित होगा या भारी तत्वों वाले पदार्थों से निर्मित होगा। समझ में आई हुई बात आपको? इसी टॉपिक को दोस्तों आगे सरल करने के लिए आया दबाव। दबाव में यह कहा गया कि दोस्तों कोई भी किसी भी चट्टानों पर कितना भी आप दबाव लगा दिया जाए, एक सीमा ऐसी आती है जिन पर यह दबाव दोस्तों इनसे आगे दोस्तों बाहर नहीं बढ़ सकता। यानी आप दोस्तों चट्टानों की परत पर कितना ही दबाव लगा दो, एक निश्चित सीमा ऐसी आएगी जिसके आगे उस चट्टानों का घनत्व नहीं बढ़ सकता है। तो फिर यह पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व इतना क्यों, तो दोस्तों इस सिद्धांत में इस बात से यह सॉल्व किया गया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो खुद बाहरी मैकेनिज्म से बने हुए हैं। इसी कारण पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस की तरह बर्ताव करता है। तो दोस्तों इसकी पुष्टि की गई फिर कि आपको मैंने गुरुत्वाकर्षण बल बताया, क्यों बताया अभी बात करेंगे, कि फिर इस दबाव का दोस्तों मामला खत्म हो गया कि एक निश्चित सीमा के आगे दबाव नहीं बढ़ सकता। तो फिर पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस क्यों, तो दोस्तों भूवैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया कि आंतरिक भाग जो है पृथ्वी का केंद्र जो है वो भारी पदार्थों से बना हुआ है। इसी कारण यह आंतरिक भाग जो है ठोस की तरह बर्ताव करता है और पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस होगा। तो दोस्तों पता लगाया गया कि वो कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी पदार्थों से बना। तो दोस्तों पृथ्वी के ऊपर जो लगने वाली जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इस आधार पर सिद्ध किया गया कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, जिसके कारण वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को आकर्षित करती है। इसका मतलब यह कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी सिलिकेट पदार्थों से बना हुआ है जिसमें लोहा प्लस निकल आता है, क्योंकि चुंबकत्व का जो गुण है वो लोह तत्वों में ही पाया जाता है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो दोस्तों लोहे प्लस निकल से बना हुआ है, जिसे आगे अपन बात करेंगे नीफे के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ गई होगी बात आपको दोस्तों। तीसरी बात कर रहा हूं मैं तापमान। क्या होता है तापमान? देखिए दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी सतह है वो कई जगह पर ठंडी है, कई जगह पर गर्म है, ये एक अलग अलग प्रकृति होती है इसकी। लेकिन सामान्य रूप में अपन पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा और ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान घटेगा। समझ लीजिएगा, यह भी बहुत जरूरी सवाल है, हर एग्जाम का फेवरेट सवाल बन जाता है। दोस्तों पृथ्वी के स्थल मंडल से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, जबकि
1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि माउंट आबू ठंडा क्यों है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, 1722 मीटर चोटी है गुरु शिखर दोस्तों, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाता है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। 1722 मीटर ऊपर जाएंगे तो लगभग 15 डिग्री तो वैसे ही घट जाएगा। अब निचले स्थल पर 20 मान लो 35 डिग्री टेम्परेचर है तो ऊपर वाले दोस्तों चोटी पर तो वैसे भी कौन कितना होगा, 20 ही होगा ना। तो 20 डिग्री टेम्परेचर सर्दी में होता है तो वो ग्रीष्म काल क्षेत्र में इतनी ठंडी होगी। आगे देखिएगा, हम बात कर रहे हैं आंतरिक संरचना की। मैंने कहा ना दोस्तों, अगर आपको एक एक लाइन बताना जाए तो 4 घंटे का वीडियो बनाए तो भी कम होगा। चलिए तापमान की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर दोस्तों प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान बढ़ जाता है। और 100 मीटर की गहराई पर, यह लाइन आपको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर की फेवरेट लाइन है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है और 100 मीटर की गहराई पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों अपन इस अनुमान से हिसाब लगाया जाए, देखो आप यहां पर थोड़ा इसको समझने से पहले इसको समझना, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है इस आकार की दोस्तों जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये आंतरिक भाग है साथियों, यह कितना है 6378 किलोमीटर है। 6378 किलोमीटर है। ऐसा क्यों, देखिए यह दोस्तों कोई भी गोल वर्ग होता है उसके केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है, त्रिज्या का डबल व्यास होता है, डायमीटर, ध्यान रखना। तो भूमध्य रेखीय व्यास कितना है 12756 किलोमीटर है और 56 के आधा दोस्तों ये केंद्र जो होगा बीचों बीच में ही तो होगा, तो 12756 का आधा कितना हो जाएगा 6378 तो होगा। तो इसलिए पृथ्वी का केंद्र जो है 6378 किलोमीटर है। नो डाउट दोस्तों, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12756 है, उसका केंद्र से केंद्र जो है वो 6378 क्योंकि त्रिज्या का डबल जो होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है, त्रिज्या का डबल व्यास, इसलिए ये व्यास का आधा हो जाएगा केंद्र, बीचों बीच में केंद्र है, दोनों ओर से मिलाने पर व्यास बन जाएगा। ठीक, अब देखो मैं बात यह कर रहा था कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, और 100 मीटर की गहराई पर दोस्तों 2 या 3 डिग्री बढ़ रहा है। आप इस रेट से बढ़ाते चले तो 6378 किलोमीटर तक जाएंगे, तब तक तो पृथ्वी का जो दोस्तों टेम्परेचर है वो 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और इस टेम्परेचर से तो दोस्तों पृथ्वी पिघल करके ध्रुव बन जाएगी। पृथ्वी का पूर्ण रूप भाग तो पिघल गया होता, फिर ऐसा क्यों नहीं है कि पृथ्वी पिघली क्यों नहीं? तो दोस्तों इन तापमान के साक्ष्यों से पता लगाया गया। और हमें कैसा पता चला कि पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ रहा है? तो दोस्तों इसके बारे में अपन जो है सबसे मुख्य तत्व तो है, मुख्य जानकारी तो प्राप्त हुई ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा और जमीन के अंदर से जो आने वाले उष्ण जल के जो स्रोत है उनसे हमें पता चला साथियों कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तप्त है। लेकिन ये तापमान इतना बढ़ रहा होता तो पृथ्वी तो फिर पिघल गई होती, ऐसा क्यों नहीं हुआ? सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, यह पृथ्वी का जो तापमान बढ़ने की दर है पिघली नहीं है, इससे मतलब हमें पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें तापमान बढ़ने की जो दर है वो ऊपरी परतों में ज्यादा है। जैसे जैसे अपन गहराई में जाते रहेंगे तापमान बढ़ने की दर जो है उसमें गिरावट आती रहेगी। इसलिए साथियों पृथ्वी का जो तापमान है, क्रोड का जो तापमान है वो इतना नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है साथियों कि पृथ्वी के ऊपर जो है आंतरिक दबाव ज्यादा होने के कारण उसकी चट्टानों का जो द्रवणांक बिंदु है, द्रवणांक क्या होता है देखो, द्रवणांक का मतलब होता है मल्चिंग पॉइंट, यानी दोस्तों ठोस का द्रव में बदल जाना। इतना गर्म टेम्परेचर होना कि किसी भी ठोस पिंड का द्रव में लिक्विड में बदल जाना द्रवणांक कहलाता है। तो दोस्तों चट्टानों के ऊपर अत्यधिक दबाव होने के कारण इसका द्रवणांक पॉइंट बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब चट्टानें पिघल नहीं पाती है, इतनी गर्मी मिल नहीं पाती है। लेकिन दोस्तों जिसके कारण वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस की भांति व्यवहार करती है। लेकिन साथियों जैसे ही इन चट्टानों में आंतरिक अव्यवस्था होती है, और आंतरिक अव्यवस्था कब होती है? जब साथियों भूकंप की घटना होती है।
भूकंप की घटना होती है, इस घटना पर जब अव्यवस्था होती है तो चट्टानों में दरारें आती है और दरारों के कारण यह द्रवणांक बिंदु घट जाता है, जिसके कारण दोस्तों चट्टानों को टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिलता है और इसके कारण चट्टानें पिघल करके आंतरिक भाग में तो पिघली हुई चट्टानों को मैग्मा कहते हैं। दोस्तों आगे अपन ज्वालामुखी पढ़ेंगे तब ये आएगा सब मैग्मा। जब चट्टानों का पिघला हुआ रूप धरातल के अंदर हो तब तो उसे मैग्मा कहेंगे, और जैसे ही इन दरारों से ये बाहर धरातल पर आ जाए साथियों तो उसे अपन लावा के नाम से जाना जाएगा। और यह लावे से ही बने हुए जो रूप हमारे सामने सेकंड क्लास के जो उच्चावचीय श्रेणियां हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये ब्रंश पर्वत, ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। इनका मूल जो पदार्थ है वो ये मैग्मा ही तो है। तो ध्यान रखना, इसी कारण तापमान, अब ये लाइन आप याद रखें कि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तो बढ़ता है, लेकिन तापमान के बढ़ने की जो दर है साथियों वो घटती है। यानी पहले तापमान 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, धीरे 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 दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो टेम्परेचर है वो 2 से 3000 सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं हो सकता। बस इस बात को आप घनत्व, दबाव और तापमान से समझिएगा। इसी कारण पृथ्वी जो एक ठोस की भांति व्यवहार करती है। दूसरी बात दोस्तों आपको यह भी समझना जरूरी है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो इतना गर्म क्यों है, और दूसरी बात अपन जब नीचे की ओर जाते हैं तो तापमान जो घट रहा है वो क्यों घट रहा है, बढ़ने की दर तो घट रही है क्यों। मुख्य कारण सबसे पहले दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो तापमान बढ़ाने के जो सोर्स है वो दो है। एक तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जो गर्म आद्य पदार्थ बचे थे उनके कारण पृथ्वी के अंदर तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी बात है दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण पृथ्वी जो है सबसे ज्यादा आंतरिक भाग में तापमान को बढ़ाती है। अब दोस्तों ध्यान से सुनेगा, यह रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है वो पृथ्वी की ऊपरी परत में ज्यादा है। जैसे जैसे अपन गहराई में जाएंगे इन पदार्थों की कमी होती जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबाव कम होता जाता है। अब दोस्तों ध्यान रखना, यह रेडियो सक्रिय पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊपरी छोर पर ज्यादा है। जैसे अपन मेंटल में बात करें तो मेंटल में दोस्तों इसकी ज्यादा होने के कारण मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो दोस्तों आंशिक रूप से द्रव अवस्था में है। इसीलिए 100 से 200 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र होता है ना उसको दोस्तों दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं, दुर्बलता मंडल कहेंगे। यानी यह आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में मिलेगा, पिघली हुई अवस्था में मिलेगा। इसे अंग्रेजी में एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। चलिए हम दोस्तों बात करें तो इस तापमान के आधार पर ध्यान रखना, पृथ्वी की संरचना को 4 भागों में अपन देख सकते हैं। कैसे समझिएगा, सबसे ऊपर वाला भाग जो ठोस सतह है इसको स्थल मंडल लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाएगा, लिथोस्फीयर, क्लियर। दूसरा वाला जो भाग है दोस्तों 100 से 200 किलोमीटर, वहां पर आंशिक रूप से तापमान ज्यादा होने के कारण भाग जो है पिघला हुआ है, इसको एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। तीसरा जो भाग है दोस्तों वो मेंटल का निचला भाग, और दोस्तों करोड़ का ऊपरी भाग जो है, करोड़ के ऊपरी भाग जो है वो दोस्तों पिघला हुई अवस्था में है, इसको अपन पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाएगा। कौन सा भाग, ऊपरी करोड़, ध्यान रखना ऊपरी करोड़ की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, और सबसे नीचे वाला जो पृथ्वी का आंतरिक करोड़ है उसको दोस्तों अपन बेरी स्फीयर के नाम से जाना जाएगा। हालांकि वहां पर दोस्तों टेम्परेचर भले ही ज्यादा हो लेकिन घनत्व ज्यादा होने के कारण ठोस भारी पदार्थों से निर्मित होने के कारण वहां जो भाग जो है एक ठोस की भांति व्यवहार करता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। यह दोस्तों आपको क्रम अनुसार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, पायरोस्फीयर, बेरी स्फीयर, ये आपको क्रम अनुसार पूछा जा सकता है। चलिए हम दोस्तों ये तो हुए हमारे अप्राकृतिक साधन। अब अपन बात करेंगे भाइयों नेचुरल सोर्सेज के आधार पर, जिसमें अपन देखेंगे प्राकृतिक साधन। इसका अपन पता लगा सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। वो कौन कौन से,
सबसे पहले वल्केनो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी दूसरा है भूकंप। आइएगा, ज्वालामुखी के बारे में मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों कि पृथ्वी पर जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी का जो बाहर आने वाला जो लावा है वो दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भाग में 40 से 50 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा कितना है, 40 से 50 किलोमीटर गहराई से आता है, जहां पर चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है। और इस क्षेत्र में चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप होता है वो मैग्मा चैम्बर कहलाता है, मैग्मा चैम्बर कहलाता है। ध्यान रखना साथियों, यह जो होता है यहां से लावा बाहर आता है और वो लावा जो होता है मैग्मा का पिघला रूप बाहर क्षेत्र में लावा कहलाता है। तो दोस्तों वो इतना गर्म होता है कि उनसे पृथ्वी पर कई प्रकार की उच्चावचीय स्थलाकृतियां बनती है और वो इतना गर्म होता है कि जला करके राख कर सकता है। इसलिए हमें पता चलता है कि ज्वालामुखी से पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान भी बहुत ज्यादा है और बहुत तेजी से बाहर आने का अपन कह सकते हैं, बहुत तेजी से बाहर आकर के फैलता है साथियों। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इस पर दबाव जो है वो बहुत ही भारी मात्रा में लगाया हुआ होता है, भार होता है। कंसेप्ट क्लियर। दूसरी बात दोस्तों, भूकंप। सबसे ज्यादा प्रामाणिक साक्ष्य जो है साथियों भूकंप ही है। चलिए देखिएगा भूकंप के बारे में कैसे पता चलता है अपने को। भूकंप के माध्यम, सामान्य रूप में भूकंप दोस्तों क्या होता है, प्राकृतिक कारणों या कृत्रिम कारणों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाला संचलन या कंपन, वो भूकंप है। देखिएगा, जिसे अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। भूकंप के माध्यम से हमें कैसे पता चलता है दोस्तों, भूकंप के माध्यम से हमें भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार का व्यवहार पृथ्वी का आंतरिक भाग करता है। कैसे पता करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले अपन भूकंपीय तरंगों की बात करेंगे। तरंगों की बात करने से पहले मैं आपको एक साइंस का चैप्टर क्लियर करवा देता हूं। देखिएगा दोस्तों, एक होती है आवृत्ति और एक होता है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य दोनों में उल्टा संबंध होता है। होती क्या चीज है आखिरकार, देखिए दोस्तों, मान लो यह एक लाइन है और दोस्तों ये तरंग, इस पर दोस्तों ये तरंग जो चलने शुरुआत होती है, यह जो तरंग चल रही है दोस्तों, यह क्या है, ये इस चलने को दोस्तों आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आवृत्ति। यानी दोस्तों ये तरंग का जो संचलन हो रहा है, इस संचलन को अपन आवृत्ति के नाम से जानेंगे। इसका ऊपरी भाग तो कहलाता है दोस्तों श्रृंग और निचले वाला भाग कहलाता है गर्त। याद रखिएगा साथियों, ऊपरी वाला भाग श्रृंग और नीचे वाला भाग गर्त होता है। ये जो संचलन है वो कहलाती है आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, ध्वनि का मात्रक हर्ट्ज नहीं है। सवाल मरवा दिया था साथियों, ध्यान रखना, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज और ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। चलिए, तो यह है दोस्तों संचलन जो होती है, तरंग का जो ये संचलन है वो तो है आवृत्ति, और इस संचलन के बीच वाला ये दोनों के जो दोस्तों देखो, यह तरंग है और तरंग को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं वेव, वेव कहते हैं। और ये वेव है दोनों, और इनके बीच की जो लंबाई होती है, लंबाई को अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ। तो ध्यान रखना, इसका नाम हुआ वेवलेंथ, वेवलेंथ नाम हुआ। अब दोस्तों वेवलेंथ को अंग्रेजी में कहते हैं तरंग दैर्ध्य। शब्द को समझना दोस्तों, अटपटा नाम होने कारण अपने को बहुत मुश्किल लगता है। तरंग दैर्ध्य क्यों समझा रहे हैं वो आगे आपको बताएंगे। भूकंपीय तरंग जो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्यों समझना जरूरी। देखिए दोस्तों, जितनी इन दोनों में आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य, इन दोनों में क्या होता है, उल्टा संबंध होता है। उल्टा संबंध होता है वो कैसे, देखिए जितनी दोस्तों ये आवृत्ति कम होगी उतना ही तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा। ज्यादा का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच की लंबाई ज्यादा होगी। भाई तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, दो तरंगों के बीच, आवृत्ति के बीच की लंबाई ज्यादा होगी, और जितनी आवृत्ति ज्यादा होगी तरंग दैर्ध्य कम होगा। यह ज्यादा यह कम, और यह ज्यादा तो यह कम। कैसे, देखो यहां पर आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति कम है साथियों, क्योंकि देखिए बहुत दूरी पर संचलन हो रहा है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, दोनों के बीच की लंबाई ज्यादा होगी। और अगर मान लो मैं यही तरंग आपके सामने ऐसा रखूं, अगर मान लो यही संचलन ऐसा 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 होता, तो देखिए इनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो आवृत्ति ज्यादा है और तरंग दैर्ध्य
कब होता है। यह साइंस का चैप्टर है, इतना जरूर याद रखें। यह जो संचलन हो रहा है वो आवृत्ति है और यह दोस्तों दोनों के बीच की जो लंबाई है वो तरंग दैर्ध्य है। इन दोनों में आपस में उल्टा संबंध, विपरीत संबंध, विलोमानुपाती संबंध होता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दोस्तों हम भूकंप विज्ञान के आधार पर पता लगाएंगे। तो भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें होती है। सबसे पहले प्राथमिक, पूरा नहीं लिखूंगा दोस्तों, दूसरी है द्वितीयक, तीसरी है एल तरंग यानी लॉन्गिट्यूड लव तरंग के नाम से या धरातलीय तरंग के नाम से इसको जाना जाता है। एल तरंग कहते हैं इसको, एल एस पी। चलिए, पी का मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडरी, एल का मतलब दोस्तों लव तरंग या धरातलीय तरंग, आरएच लव के नाम पर इसको लव तरंग के नाम से जाना गया। चलिए सबसे पहले अपन प्राइमरी तरंगों की बात करें। यहां से 100% सवाल दोस्तों साइंस एंड ज्योग्राफी दोनों में बनता है। देखिए प्राथमिक तरंग जो होती है वो भूकंप के केंद्र से सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है, पहली विशेषता। दूसरी, इसे दोस्तों अनुलंब तरंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव, खड़ी तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव या कॉम्प्रेशनल वेव यानी संपीड़ित तरंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जैसे मान लो पिंड है और इस पिंड पर यहां पर चोट हुई तो यहां तक संपूर्ण तक आगे पीछे चोट करेगी, इसलिए इसको कॉम्प्रेशनल वेव, संपीड़ित तरंग के नाम से जाना जाता है। तीसरी बात, इस तरंग की गति सबसे ज्यादा होती है और यह तीनों ही माध्यम में, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में दोस्तों चल सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा गति ठोस में होती है, सबसे कम होती है द्रव में। कैसे दोस्तों, याद कैसे रखना है? आपको ही बोल दूं मैं कि आपको एक कठोर सतह पर चलना है तो आप तेज चलोगे, और अगर आपको पानी में तेज चलने को कहा जाए तो, अगर कीचड़ में तेज चलने को कहा जाए तो आपको गति धीमी हो जाएगी। वही बात इसमें है। चौथी बात दोस्तों इसमें यह आती है, इसकी प्रकृति जो होती है वो ध्वनि तरंग के समान होती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, इसकी गति भले ही सबसे ज्यादा हो दोस्तों, लेकिन ये सबसे कम विनाशकारी होती है। अब देखिएगा द्वितीयक तरंग, एस तरंग, यह दोस्तों ट्रांसवर्स वेव होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, लंबवत संचलन करती है समकोणिक रूप में। तीसरी बात दोस्तों, प्राथमिक तरंग के बाद यह द्वितीयक तरंग प्रकट होती है। चौथी बात है साथियों, यह तरंग जो है केवल एंड केवल, बस यहीं पर सवाल है, केवल एंड केवल ठोस में ही संचलन कर सकती है, द्रव और गैस में नहीं कर सकेगी। और दोस्तों बस इसकी इतनी विशेषता। और अगली बात, इसकी जो प्रकृति है वो प्रकाशीय तरंग के समान होती है। ध्यान रखना दोस्तों, प्रकाशीय तरंग के समान होती है एस, और पी होती है ध्वनि तरंग के समान। चलिए अब है लव धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग दोस्तों क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो तरंग होती है इसकी गति सबसे कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब यह तरंग चलती है तो ऐसे दोस्तों आड़ी तिरछी धक्का लगाती है, जिसे जिग जैग की घटना कहते हैं। जिग जैग कहते हैं दोस्तों, आड़ा तिरछा धक्का लगाती है ऐसे, इसलिए इसको जिग जैग कहते हैं। अब सुनिएगा ऐसा कैसे। यह दोस्तों बहुत लंबा रास्ता तय करके आती है, तो केंद्र में तो जाकर यह विलुप्त हो जाती है, लेकिन जब यह धरातल पर चलती है तो आड़ा तिरछा जब दोस्तों ऐसे धक्के लगाती है ऐसे, तो ध्यान रखना सबसे विनाशकारी तरंग होती है ये धरातलीय तरंग। ऐसा क्यों साथियों? क्योंकि जहां पर आबादी वाले क्षेत्र है, जहां पर बहुत ज्यादा लोग निवास करते हैं, उन पर जब यह भूकंप आता है, यह तरंग चलती है, तो वहां पर दोस्तों ज्यादातर जनहानि, लोगों की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों जो ये तब जो बड़ी आबादी बसी हुई होती है वो एक धूल के ढेर में बदल जाती है, इसी कारण इसको विनाशी तरंग के नाम से जाना जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब देखिए इन तरंगों के आधार पर दोस्तों अपन जो है महाद्वीपीय क्षेत्र में एक भूताप जो ग्राफ बनाया गया, पर भूताप ग्राफ के माध्यम से समझा गया, भूताप ग्राफ निर्मित किया इन तरंगों की एक दोस्तों सिस्मोलॉजी यंत्र की, सिस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से। और उनसे हमें पता चला कि अगर यह जो तरंगे है
अब पता कैसे लगेगा दोस्तों इन तरंगों के आधार पर, इन तरंगों के भ्रमण पथ के आधार पर, इन तरंगों की प्रकृति और भ्रमण पथ के आधार पर ये तरंगें चलती कैसे है, उस आधार पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। यह हमें यह बताती है कि अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना सभी जगह पर एक समान होती तो ये भूकंपीय जो तरंगें हैं दोस्तों सीधी चलती, लेकिन दोस्तों यह जो है ऐसे वक्राकार रूप का अनुसरण करती है, वक्राकार रूप का अनुसरण करती है। इसलिए हमें पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक जगह पर सभी जगह संरचना बराबर नहीं है और घनत्व में सभी जगह विभिन्नताएं मिलती है। ठीक, चलिए दोस्तों हम बात करें, देखिए 1909 में दोस्तों पता चला कि भूवैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम बात करें तो ऊपरी करोड़ जो होता है साथियों, ऊपरी करोड़ में एस तरंग जो होती है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाती है और पी तरंग जो होती है उसकी गति कम पड़ जाती है। दूसरी बात, भूकंपीय क्षेत्र के 120 डिग्री से लेकर के 126 डिग्री की अपन बात करें या 120 से 143 डिग्री की बात करें तो एस तरंग जो है वहां पर नहीं चल पाती है। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि एस तरंग जो होती है वो केवल ठोस में चलती है और वहां पर यह तरंग नहीं चल पा रही है। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि वो जो क्षेत्र है दुर्बल, वो जो क्षेत्र है पिघला हुआ होगा, वो क्षेत्र जो है वहां पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होगी, इसलिए वो वहां पर एस तरंग नहीं चल पा रही है। इस आधार पर दोस्तों हम भूकंपीय तरंगों के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना सभी जगह पर समान नहीं है, उसके घनत्व में बदलाव आता है। चलिए यह तो हुई दोस्तों हमारी भौतिक संरचना। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया के एक भूवैज्ञानिक हुए जिसका नाम था एडवर्ड स्वेस और उन्होंने दोस्तों पृथ्वी की इस रासायनिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, पृथ्वी की ऊपरी संरचना जो होती है ना दोस्तों उसको कहते हैं भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट के नाम से जानते हैं, क्रस्ट। दूसरी जो भाग होता है दोस्तों, उन्होंने 3 भाग बताए दोस्तों, ध्यान रखना। एडवर्ड स्वेस ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है दोस्तों, वियना सम्मेलन 1985 में होता है, आप ध्यान रखना, कोई डरने की बात ही नहीं है। चलिए हम देखते हैं दोस्तों, पहला जो पार्ट बताया उसमें बताया भूपर्पट्टी यानी कि क्रस्ट, और दूसरा जो पार्ट बताया वो बताया इसकी जो दोस्तों गहराई बताई गई। सामान्य रूप में दोस्तों इसकी गहराई IUGG संस्थान ने 30 से लेकर के 35 किलोमीटर तक मानी, लेकिन दोस्तों औसतन रूप में इसकी गहराई जो है 100 किलोमीटर तक अपन मान सकते हैं। महाद्वीपीय क्षेत्रों पर दोस्तों इनकी गहराई ज्यादा होती है, वहां पर 30 से 35 हो सकती है, और महासागरीय क्षेत्र गहरे ज्यादा होने के कारण दोस्तों इनकी गहराई जो है 5 से 10 किलोमीटर होती है। किसकी? भूपर्पट्टी की। भूपर्पट्टी के बारे में अपन आगे बात करेंगे अभी साथियों। दूसरी जो बताई वो बताई मेंटल, जिसे अपन प्रावार कहते हैं दोस्तों, प्रावार भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। इस मेंटल को ही दोस्तों पृथ्वी की व्हाइट ऑफ द अर्थ, सफेद परत की संरचना कह सकते हैं, व्हाइट ऑफ द अर्थ जो है वो मेंटल को ही कहते हैं, प्रावार भी इसको ही कहते हैं। और तीसरा दोस्तों जो बताया वो बताया गया दोस्तों अंतरतम यानी क्रोड, क्रोड बताया गया। ओके चलिए अब दोस्तों ये पृथ्वी जो ये परतें जो है पृथ्वी में इस प्रकार की गोलाई लिए हुए संरचना होती है, गोलाई लिए हुए। देखो मैं आपको वापस बता रहा हूं, यह दोस्तों 100 से लेकर के 100 तक तो हो गई ऊपर भूपर्पट्टी या क्रस्ट सामान्य रूप में, बाकी IUGG ने 30 से 35 ही बताई, आप इतना ध्यान रखें। आगे जो है मेंटल जो है दोस्तों वो 100 से लेकर के हम बात करें 100 से 200 तक ऊपरी मेंटल में जो निचली क्रस्ट होती है वो दुर्बलता मंडल हो जाता है दोस्तों। 100 से आगे 700 हम आगे बात करते हैं, देखिएगा तीनों के बारे में, मेंटल, भूपर्पट्टी, क्रस्ट एंड कोर। देखिए दोस्तों यह जो पृथ्वी होती है इसकी 3 संरचनाएं होती है, अपन अंतरतम क्यों कहते हैं, यह भाग जो है इसके केंद्र से अंदर का भाग है इसलिए इसको अंतरतम कहते हैं। दूसरा यह भाग जो है मेंटल है, यह भाग दोस्तों ऊपरी भाग है वो भूपर्पट्टी है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना,
आपने कभी कभी देखा होगा ऐसा चित्र बनाया हुआ। यह क्या है साथियों, यह इसी गोलाई वाली पृथ्वी का एक काट चित्र है, अनुप्रस्थ काट चित्र। कैसा, देखिए यह लाइन और इस लाइन को काट करके मैं आपके सामने यह रख रहा हूं, और यह तीनों लाइनें मैं आपके सामने बना रहा हूं, 1 2, बस यह देखिएगा, यह सेम टू सेम जो है यहीं पर है। अब दोस्तों इसको नाम दिया भूपर्पट्टी, क्योंकि यह सबसे बाहरी परत होती है। ध्यान रखना, भूपर्पट्टी यह सबसे बाहरी परत है। सामान्य रूप में इसकी गहराई जो है 100 किलोमीटर तक अपन मानते हैं। IUGG के अनुसार 30 से 35। महासागर कम गहराई होती है 5 से 10, और महाद्वीप जो है 30 से 35 मानी जाती है। महाद्वीपीय संरचनाएं जो होती है दोस्तों, वो सामान्य रूप में ग्रेनाइट से निर्मित मानी जाती है, और महासागरीय बेसाल्ट से। क्रस्ट का जो ऊपरी भाग है दोस्तों, वो अवसादी चट्टानों से निर्मित होता है। ध्यान, अवसादी चट्टानों से निर्मित है। निचले वाला भाग जो होती है, निचली क्रस्ट जो होती है, वो ग्रेनाइट से निर्मित होती है। हम बात करेंगे दोस्तों मेंटल, तो सामान्य रूप में 2900 किलोमीटर तक जो होता है वो मेंटल माना जाता है, जिसको प्रावार कहते हैं। इसके भी दो भाग है दोस्तों, 700 यानी 100 से 700, और 700 से लेकर 2900 किलोमीटर। फिर दोस्तों ये करोड़ जो है, इसको भी अपन आगे चलकर दो भागों में विभाजित करते हैं। ध्यान रखना, 5150 किलोमीटर, और यह केंद्र जो है 6378 किलोमीटर। ठीक है, इसके बारे में अपन अगले चैप्टर में पूरी बात करेंगे साथियों। भूपर्पट्टी के बारे में आप सुनिएगा। भूपर्पट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसमें दोस्तों इसका औसत घनत्व 2.7 से 2.9 होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यह जो है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम के तत्वों से मिलकर बनी हुई होने के कारण इसको सियाल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे अपन बात करें दोस्तों, तो मेंटल जो है दोस्तों, धीरे धीरे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो सिलिका की मात्रा घटती जाती है। इसीलिए यह दोस्तों सिलिका, मेंटल की बात कर रहा हूं साथियों, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। इसीलिए इसको कहते हैं साथियों सीमा के नाम से जाना जाता है। मेंटल परत को सीमा कहते हैं। व्हाइट ऑफ द अर्थ जो है मेंटल को ही कहा जाता है। और नीफे जो है साथियों, वो निकल प्लस फेरस भारी चुंबकत्व वाले पदार्थों मिलकर बने, तो इसको अपन दोस्तों नीफे के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अपन बात करें तो पृथ्वी का ऊपरी भाग का घनत्व दोस्तों कम है, और आंतरिक भाग तक आते आते दोस्तों यहां पर घनत्व निचली क्रस्ट में दोस्तों यहां पर 3 से 3.5 हो जाता है, और यहां पर आते आते दोस्तों मेंटल के निचले भाग तक आते आते 5 से 10 हो जाता है, और करोड़ तक आते आते 11 से 13 हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जाने पर दबाव बढ़ रहा है। ठीक, चलिए अब अपन दोस्तों इनके बारे में पूरी विस्तृत रूप से आगे बात करेंगे। आपको दो बातें जरूर याद रखनी है। अगर आपको पूछ लिया जाए, और दोनों ही आपको रट लेना साथियों, अगर आपको पूछा जाए कि संपूर्ण पृथ्वी की जो संरचना है उसमें 4 सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं, तो ध्यान रखना संपूर्ण पृथ्वी की संरचना में सबसे ज्यादा है दोस्तों लोहा। क्या है? संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो है लोहा 35% के लगभग। दूसरा है दोस्तों हमारा ऑक्सीजन वो है संपूर्ण पृथ्वी की संरचना में पूछे तो ही ध्यान रखना दोस्तों, ऑक्सीजन 30%। तीसरा है दोस्तों हमारा एल्यूमिनियम, सॉरी गलत बोल दिया, सिलिका साथियों, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिका, और चौथी है हमारा मैग्नीशियम। इनको आप जरूर याद रखें साथियों। संपूर्ण पृथ्वी में आपको पूछ ले तो सबसे ज्यादा लोहा है। संपूर्ण पृथ्वी पर लोहे की चद्दर बिछाकर डाली जा सकती है, इतना मात्रा में लोहा है दोस्तों। और आज के युग को लोहे का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। छोटी सी सुई से लेकर अभिजाज के पुर्जे तक दोस्तों लोहे से ही तो बनते हैं। चारों ओर देखो आप लोहा ही लोहा नजर आएगा। दूसरी है दोस्तों ऑक्सीजन, जिसके बिना प्राण ही संभव नहीं है। तीसरा है दोस्तों सिलिका, और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक, अब अपन बात करें दोस्तों, यह तो हमारी थी पृथ्वी की, संपूर्ण पृथ्वी की बात हो रही थी। लेकिन अगर अपन बात करें दोस्तों पृथ्वी की भूपर्पट्टी की बात करें तो दोस्तों देखिएगा, भूपर्पट्टी की यानी क्रस्ट की मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा है दोस्तों
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो दोस्तों कितनी है 46.8%। संपूर्ण स्थल मंडल यानी भूपर्पट्टी की बात करें तो इसमें दोस्तों ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। और यह सवाल नेट जेआरएफ में पूछा गया दोस्तों, स्थल मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन ही है। डरने का नहीं दोस्तों, ऑक्सीजन ही है। स्थल मंडल में सर्वाधिक ऑक्सीजन है, वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन है और अंतरिक्ष में दोस्तों सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। तीनों को आप रट ही लेना। दूसरी बात करूं दोस्तों तो इसमें आती है सिलिका, जिसमें है दोस्तों 27.7%। तीसरी है दोस्तों हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है दोस्तों 8.1% और चौथा है लोहा, यह 5%। यह केवल ऊपरी भूपर्पट्टी की बात कर रहा हूं साथियों। इसका मतलब आपको यह पता हो जाना चाहिए कि भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है, एल्युमिनियम है। और दोस्तों घनत्व में हल्की एल्यूमिनियम है या लोहा, एल्यूमिनियम होगा। यह साइंस के फैक्टर में भी सवाल पूछा जा सकता है। एल्यूमिनियम का घनत्व सबसे कम होता है दोस्तों, लगभग 2.7 से 2.9 के लगभग। लोहे का घनत्व सबसे ज्यादा, यह भारी पदार्थ है। तो भूपर्पट्टी और संपूर्ण पृथ्वी के बारे में दोनों आपको ध्यान रखना है। इससे आगे द्वारा चैप्टर 2 है दोस्तों, अलग अलग विद्वानों के द्वारा वर्गीकरण किया गया दोस्तों। यह सियाल भूपर्पट्टी को 2 भागों में बांटा गया, मेंटल को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें कोनार्ड असंबद्धता, मोह असंबद्धता, गुटेनबर्ग विचर्ड गुटेनबर्ग असंबद्धता, लेहमैन, रैपिटी, इन सब के बारे में अपन एक विस्तृत चर्चा करेंगे। आप निश्चित रहिए साथियों, लगातार पढ़ते रहिए, अपने इस भाई का सहयोग करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। थैंक यू वेरी मच।